नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बात करेंगे भारत की रॉ एजेंसी की। क्या ट्रंप भारतीय खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या अमेरिका को हमारी खुफिया एजेंसी से डर लग रहा है? दरअसल अमेरिकी आयोग USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है और अमेरिकी आयोग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका पहले भी भारत के खिलाफ इस तरह की बिना सिर पैर की रिपोर्ट्स जारी करता रहा है। यह अमेरिका के भारत के खिलाफ एजेंडे को दर्शाता है। अमेरिका में बैठकर खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत के टुकड़े करने की धमकी देता है, लेकिन अमेरिकी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, उल्टा भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाता है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। खुफिया एजेंसी रॉ के नाम से यूएस को अचानक क्यों लगा डर? क्या सपने में आ रही है भारत की खुफिया एजेंसी? क्या भारत अपनी खुफिया एजेंसी यूएस में कोई अभियान चला रहा है? आखिर रॉ पर बैन लगाने की यूएस कमीशन मांग क्यों कर रहा है? दुनिया भर के देशों के प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर आतंकियों की तरह मिलिट्री जहाजों में भेजने वाले अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत को ज्ञान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों को स्थिति पर टिप्पणी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। दरअसल आयोग को लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और रॉ कथित तौर पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल है। अमेरिकी आयोग USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। अमेरिकी आयोग की यह टिप्पणी भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी संबंधी मामलों में दखल देने की कोशिश है। अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि खुद अमेरिका का इतिहास भी प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन से भरा पड़ा है। अमेरिका को खुद दुनिया भर में अपने सख्त प्रवास नीति के तहत प्रवासियों को क्रूर तरीके से निपटने के लिए जाना जाता है। इसे लेकर अमेरिका को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। USCIRF ने भारतीय एजेंसी की संलिप्तता को लेकर बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाया है। बता दें कि USCIRF शुरुआत से ही तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता आया है। ये सीधा सीधा राजनीतिक एजेंडा है। अमेरिका पहले भी भारत को लेकर ऐसी जहरीली रिपोर्ट जारी करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक वोहरा हैं, पूर्व राजदूत, और साथ ही रॉबिंदर सचदेवा हैं, प्रेसिडेंट हैं इमेज इंडिया के। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक वोहरा साहब, ये रिपोर्ट जारी करने वाले कौन सा चश्मा पहनते हैं सर? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। समझ लीजिए मीठी गोली खा रहा हूँ क्योंकि मुझे हंसी आ रही है ये जो अमेरिकन लोग करते रहते हैं। और रविंद्र सचदेव साहब हैं, इनकी जानकारी बहुत ज्यादा है ना, फॉसी और ब्रिलियंट। अभी से बता देता हूँ, चश्मा कोई नहीं है, इनकी आंखें कुछ कमजोर हैं। और ये रिलीजियस पैनल जो है यही नहीं है सर, बहुत से ये लोग रिपोर्टें छापते रहते हैं। अमेरिका अभी भी स्वीकार नहीं करता कि कोई ऐसी रिपोर्ट्स की परवाह नहीं करता है। कूड़ेदान में भी नहीं फेंकते, कूड़ेदान गंदा हो जाएगा। दूसरी बात, हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हमारी एजेंसीज और अमेरिका बीच में बहुत सॉलिड है, बहुत डीप है, क्योंकि हमारा एक कॉमन दुश्मन है दोनों तरफ से, चाइना। भले ही हम चाइना से बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ये जो पैनल रिलीजियस फ्रीडम का है, वो इसकी परवाह नहीं करता। मेरी बात मानिए सर, 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 25 लोग छोड़ के और किसी को नहीं मालूम होगा कि ये संस्था क्या है। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसका क्या मतलब होता है कि तुम यहां नहीं आओगे या हम वहां नहीं जाएंगे? एरेंट नॉनसेंस, ये बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। एक और रिपोर्ट फाइल हो जाएगी,
वो सोरस पोरस और उसकी औलाद ने पैसे दिए होंगे, रिपोर्ट छप गई, चलिए कल से दोस्ती फिर से काम शुरू, अगले साल फिर रिपोर्ट छपेगी, उसके बाद फिर छपेगी। जैसे भारत बढ़ता जाता है उसकी ताकत बढ़ती है। अमेरिका का जो गहरा वो काला स्टेट है, जिसको मैं आप लोग डीप स्टेट कहते हैं, मैं काला स्टेट कहता हूं, काली पैरेलल गवर्नमेंट, उसको और आग लगेगी। और जिस दिन ट्रंप ने उनको चुप करा दिया, वो तो मेरा ख्याल है प्रतिबंध लगा देगा ऐसी रिपोर्टों के ऊपर, क्योंकि वो तो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल आर्सनिस्ट है। प्रतिबंध लग गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है सर, ये जो ऐसी चीजें होती हैं, आई डोंट थिंक, माफ कीजिए, यू आर सच अ वंडरफुल चैनल, इसको डिस्कस नहीं किया, इग्नोर दिस रेटेड थिंग, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं। नहीं, चूंकि माय विदेश विभाग की तरफ कंक्लूजन से भी कुछ नहीं कड़ा होगा। जवाब मिला है और कड़ी प्रतिक्रिया आई है। धन्यवाद। रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है उन्होंने कड़े शब्दों में इस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जरूरी ये हो जाता है रॉबिंदर जी, रॉ से क्या डर लग रहा है और डर किसको लग रहा है? क्या वो पन्नू, जो पन्नू बैठकर बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ दिन पहले तक जिम कर रहा था, पन्नू डरा हुआ है कि साहब कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो अपने कुछ शागिर्दों के जरिए इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करवा रहा है और इतना ताकतवर है क्या? नहीं, पन्नू इतना पावरफुल नहीं है, ताकतवर नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऐसे बिल्कुल कोई मतलब पपेट मतलब नहीं ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते वन। बट हाँ, बात यह है कि ये एक सिस्टमिक इशू है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली, कि बड़े लंबे अरसे से हमेशा उनका जो व्यू रहता है, आई मीन इंडिया से बड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता। हालांकि एक चीज क्लियर रखनी चाहिए, ये जो कमीशन है ये अमेरिकन गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं है, ये बना है उसकी ऑर्डर से। पर इसकी जो भी रिपोर्ट्स आती है उसकी कोई जरूरी नहीं है कि उस पर पाबंदी करी जाए। इसकी रिपोर्ट आती है, जैसे अभी मास्टर वोरा भी कह रहे थे, आती है स्टेट डिपार्टमेंट में, जाती है, वो उसमें कोई एक्ट करे या ना करे उस पर वो उसको ठंडे बस्ते में डाले रहता है। पर हर साल ये कमीशन अपना काम दिखाने के लिए और अपना जो भी इसका मैंडेट है, जो भी इसको बनाया गया जिसके चलते ये अपनी रिपोर्ट्स निकालता है। और ये पिछले 5 साल से, 2020 से हर साल से इसकी रिपोर्ट में आ रहा है इंडिया को लेके कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इंडिया में माइनॉरिटीज की राइट्स की इशू। बट जो रॉ की बात है वो मेरे ख्याल से अभी तक कभी नहीं मेंशन होगा। रॉ का मेंशन अब की बार इस रिपोर्ट पे पहली बार हो रहा है, जो भी हो। तो इस रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं है पिछली सरकार पर भी, इस सरकार पर भी। इनफैक्ट अभी यस, बहुत हाईली पॉसिबल है कि ट्रम्प गवर्नमेंट में, इनफैक्ट ट्रम्प गवर्नमेंट ने, आपको एक और केस याद होगा, अडानी का जो केस चल रहा था न्यूयॉर्क में, राइट? जी। उस केस को जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, ट्रम्प गवर्नमेंट ने उस डिपार्टमेंट को डिसॉल्व कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हमारे जो लॉयर्स हैं इन केसेस को अगर फॉलो करते तो अमेरिकन कंपनीज को बल्कि हमें नुकसान होता है। तो हालांकि ये नहीं है कि वो अडानी के केस के चक्कर में डिसॉल्व हो गया, वो ओवरऑल ट्रम्प की विचारधारा ऐसी है कि हमें दूसरी कंट्रीज जो कर रही हैं हमें उनमें ना इंटरफेयर करना चाहिए, और ना ना हमारा कुछ मायना बनता उनमें इंटरफेयर करने का। तो उसी पैमाने पर मैं कहूंगा ये यूएससीआईआर भी जो है, ये भी ऑलरेडी ये टूथलेस है, और आने वाले वक्त में चांसेस ये है कि ये एलिमिनेट ही कर देगी ट्रम्प सरकार। तो ये इसका है। एज फार एज की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जब हो जाता है, इस रिपोर्ट में इस साल में जी। आई थिंक करीब 15 या 16 कंट्रीज हैं, एरिट्रिया भी है, अल्जीरिया भी है, ईरान भी है, वॉट और करीब 12 कंट्रीज हैं जिनको स्पेशल वॉच पे वो कह रहे हैं। पर ये अपनी कैटेगरी करते हैं रेड रेड ब्लू वॉट उसका अमेरिकन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट, अगर होता है जी। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो उस केस में यस, एक तो है सैंक्शन जो ये कहते हैं, और सैंक्शंस का मतलब ये होता है, जैसे इन्होंने अभी रॉ के लिए कहा, इसका मतलब ये जो रॉ के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर उनको वीजा नहीं मिलेगा अमेरिका में, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी वहां हो तो वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह की ये सैंक्शंस होती हैं अगर हुई, बट इसका कोई चांस, जीरो चांस है इंडिया के केस में ऐसा होना। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़ गए हैं। धीरज जी, ये एक कॉन्स्पिरेसी है इंडिया की इमेज को डाउन करने की, और ये कॉन्स्पिरेसी पहले भी है। पिछले साल भी हमने देखा कि अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट आई, मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर टिप्पणी कर दी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर तक का जिक्र किया। इस तरह की रिपोर्ट आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट के पीछे कौन है? क्या ये हम माने भाई अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट? तो ये चलिए बाइडेन प्रशासन वहाँ पर था, अब यहाँ यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट,
तो इस तरह की रिपोर्ट के मतलब क्या है? और अब पहली बार ऐसा है कि अब तक तो मानवाधिकार के उल्लंघन का जिक्र था, अब पहली बार रॉ का जिक्र है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आपके एस्टीम पैनलिस्ट रविंद्र सर को और दीपक जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आप सबको भी बहुत। और पहले जो आपने पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बताया। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े अदर इश्यूज हैं इस टाइम। टैरिफ के इश्यूज चल रहे हैं। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी के साथ, कंसर्न्स है इमिग्रेशन रिलेटेड एज वेल। लेकिन ये जो आपने मुद्दा उठाया ये बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल है। एक साल पहले भी रिपोर्ट आई थी, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। पहले भी इंडिया की तरफ इन रिपोर्ट्स ने पॉइंट आउट किया, तो उन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वील कीप एन आई। और ये बीच बीच में ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उठती रहती हैं। ऐसी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो करंट गवर्नमेंट ने चिन्हित की हैं, जिसकी फंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं अब। तो ऐसी कोई भी चीज जो यूएस के साथ रिलेशनशिप जिन कंट्रीज की अच्छी हैं उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करे, बिजनेस और इकोनॉमी पे हिट करे, करंट रिपब्लिकन गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हमारे कुछ बहुत ही अच्छे मित्र उनकी पॉलिसी एडवाइजरी के अंदर हैं। तो मैं आपको अश्योरेंस दिलाता हूं कि इस रिपोर्ट के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, एक इशू को अलाइव रखने के लिए हमेशा ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि भाई हम कहाँ पे माइनॉरिटीज के अंदर अगर कोई दमन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर आई रखें। एक तरीके का निगोशिएटिंग टूल की तरह इसको यूज किया जाता है। पर एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट टूल देगी। और मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी 3-4 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल जस्टिस पे काम करती हैं और जिसकी फंडिंग कट एक्टिवली डोज कर रही है। तो मुझे लगता है ये समय है जब भारत और यूएस के रिलेशनशिप्स एक अलग चरम सीमा पे जा सकते हैं। टेरिफ वॉर्स बहुत बड़ा कंसर्न है एज ऑफ नाउ। मैं जिस इंडस्ट्री में कनेक्टेड हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर की, उसमें भी बहुत बड़े कंसर्न्स विद इन लास्ट 2 वीक्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि जिसमें भारत और यूएस के रिलेशनशिप, और अभी आप जानते हैं मिनिस्टर्स भी आए थे निगोसिएशंस के लिए, रीडिफाइनिंग मोमेंट है। लेकिन आई एम लुकिंग इट टुवर्ड्स इट एज अ पॉजिटिव वे, और शायद ट्रंप के काल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ही बिल्कुल डिफंड हो जाए। आपने जो कहा इसका मतलब दीपक वोरा साहब, ये रिपोर्ट जारी करके इस संगठन ने एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब एलन मस्क की नज़र से शायद अब तक ये संगठन बचा था, अब ये संगठन एलन मस्क की नज़र में आ गया होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। और डीओजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बड़ी बेरहमी से ऐसे संगठनों को खत्म कर रहा है। सर, ये एलन मस्क को डॉज नहीं कर सकेंगे। डीओडीजी डॉज जो भी है वो बचेंगे नहीं उससे। अभी रविंद्र से सर जी से बात कर रहे थे ना, वो गौतम अडानी के बारे में भी कुछ कहा था। वो इनका कानून है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये बड़ा पुराना चल रहा है और कुछ सेनेटर्स ने लिखा कि ये क्या बकवास कर रहा है ये एक्ट। आपने अडानी साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं, ये सब इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बियॉन्ड प्रॉपर बाउंड, दिस लॉ इज बीइंग अब्यूज्ड। और फिर क्या होगा, इसका फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, वो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी, मेरी बात मानिएगा। और कोई पढ़ता नहीं है इसको, बस ये स्टेट डिपार्टमेंट जो है, सर मैं तो वहां सर्विस कर चुका हूं। लेट मी कोट टू यू समथिंग, सचदेवा साहब और हमारे जो मेहमान आए हैं दूसरे, आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, हमारे एक बहुत करीब के मित्र थे मेरे लेवल के, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी था स्टेट डिपार्टमेंट से। मुझे कहता है ही टेल्स मी, मेरे फर्स्ट नेम से, दीपक वी डोंट लाइक यू बिकॉज यू डोंट ओबे अस ब्लाइंडली। कि हम आपको पसंद नहीं करते, आपकी एम्बेसी को, क्योंकि जो हम कहते हैं आप मुखालफत करते हैं, आप डिस्कस करते हैं आंखें बंद करके। हमारा आप जो है उसको ओबे क्यों नहीं करते। उन्होंने फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिया और बोला हम उसको कहते हैं कूदो, तो सिर्फ वो पूछता भी कितना ऊंचा कूदूं, आप लोग ये नहीं करते हैं। सर ये हमारी परंपरा है, ये किससे पंगा ले रहे हैं। ने छोटे मोटे 4-5 लोग और वो सोरोस ने कुछ पैसे दे दिए, रिपोर्ट छाप दी, अपने पैर पे सही कुल्हाड़ी मारी है। मेरा मानना है कि अगले महीने में सर, जैसे ही ट्रंप साहब की नजर में यह आया या मस्क साहब की, ये भी इसका भी अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन रविंदर जी, सवाल ये है कि इस तरह की रिपोर्ट का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, हमारे घर में भी इस तरह की रिपोर्ट को कहीं कहीं से ले लिया जाता है, और जो सरकार है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए सियासी टूल, पॉलिटिकल टूल या कुछ ऐसे हैं लेफ्टिस्ट, वो इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पर। क्या ऐसे लोग, आप सिंडिकेट के तौर पर इसे देख रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो, कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाओ और उसके वो रिपोर्ट हम लेकर फिर हल्ला करेंगे?
मैं इसमें पूरी तरह से नहीं, बट यस कुछ हद तक ये हो रहा है। देखिए, क्योंकि वहां पर भी जो रिपोर्ट बनती है उनके हिसाब से वो कुछ तथ्य इकट्ठे करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तभी वो रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट इस साल की जो है करीब 96 पेजेस की है, राइट। तो ऐसे में वहां पर यस इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपनी तरफ से डेटा देती है इस कमीशन को भी। देखो इंडिया में ये हाल हो रहा है, और वो यस इंडिया में कोऑर्डिनेट करती हैं और कर सकती हैं। जैसे अभी एक इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसने वेलकम करा है कि ये जो रिपोर्ट है सही है, राइट। तो और उस तरह के एंटिटीज और इंडिविजुअल्स अपने ओपिनियंस देते हैं, तो एक तरह से लूप चलता रहता है विदाउट डाउट। अमेरिका में जो हो रहा है उसका इंडिया में, इंडिया में जो हो रहा है उसका वहां अमेरिका में, वो एक दूसरे को फीड करते रहते हैं कुछ हद तक विदाउट डाउट। मैं एक चीज कहूंगा, यस ओवरऑल में इस रिपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मायना नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं पिछले 2020 नहीं, से लेकिन पिछले एक 5 सालों परसेप्शन की लड़ाई तो यहां पर शुरू हो जाती है देश में। किसी भी विदेशी रिपोर्ट को हथियार बनाकर एक सियासी लड़ाई या परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो जाती है। या डेफिनेटली हो जाती है, बट उसके पीछे फिर लेयर्स भी हैं। हो सकता है कि अमेरिका, हालांकि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये भी चाहता है, जैसे अभी दीपक एम्बेसडर दीपक बता रहे हैं कि अमेरिका ये भी चाहता है कि कुछ ऐसी चीजें होती रहे जिससे इंडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे, और जिसके चलते अमेरिका इंडिया से कुछ नेगोशिएट करे। ये एक तरह का स्टैंडर्ड, मैं कहूंगा मॉडस ऑपरेंडी भी है हर देश का। वो कुछ ना कुछ अपने लीवर क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये लीवर्स अमेरिकन डीप स्टेट का ही है, या अमेरिकन इंटेलिजेंस का ही है। वो डेफिनेटली ढूंढते हैं हर देश में जहां उन्हें मौका मिले इनको क्रिएट करने का। तो वो लूप और ये एक्टिविटीज हैं। मैं एक बात कहूंगा इन सब के अलावा, सब फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं दो रेड फ्लैग इसमें देखूंगा। एक है खालिस्तान और सिख इश्यूज को लेकर के। आई थिंक इस रिपोर्ट के अलावा भी, विदाउट द रिपोर्ट, उस पर ट्रंप सरकार की कुछ नजर ज्यादा जा सकती है, क्योंकि जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उस पे जो पर्सन इंचार्ज है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स, वो है हरमीत ढिल्लन। वो कैलिफोर्निया की हैं, रिपब्लिकन है, बहुत तगड़ी ट्रंप सपोर्टर है। बट वो खालिस्तान या सिख इश्यूज को, खालिस्तान नहीं कहूंगा, सिख इश्यूज को लेकर के बहुत ही ज्यादा वोकल और एक्टिव है। तो अब जब ऐसी रिपोर्ट हो या कोई ऐसी चीजें हो, तो वो इस चीज को ले सकती है अपने एंगल से। दैट इज वन चिंता ओवरऑल। दूसरी चिंता यह है जो माइनॉरिटीज के मुद्दे को लेकर, जो क्रिश्चियंस की बात है इंडिया में, उसको लेकर के भी। क्योंकि देखिए ट्रंप जो पावर में आए, वो पावर में उसका बहुत बड़ा बेस है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। और ट्रंप ने उनसे कहा है कि, और है उसका, कि जब मैं व्हाइट हाउस में होऊंगा मेरे दरवाजे तुम्हारे टोटल खुले हैं, इस नेशन को हम क्रिश्चियन नेशन बनाएंगे। ऑलमोस्ट यही शब्द कहे हैं उसने। तो ऐसी, तो जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, मानो जो इवेंजेलिकल मिशनरीज वगैरह, वो इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरों को लेकर के जब ट्रंप को बोलेंगी या ट्रंप सरकार को बोलेंगे, देखिए इंडिया में ये हो रहा है, आप कुछ करो। तो ये दो ये दो मौके हैं। एक स्पेसिफिकली आई एम सेइंग हरमीत डिलन, जो कि उनकी डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो इत्तफाकन सिविल राइट्स का ही उनको वो दिया गया है डिपार्टमेंट, राइट। एंड नहीं, तो सेकेंडली इसका मतलब कोई कोई प्री प्लान या प्री रिटन स्क्रिप्ट का ये तो पार्ट नहीं है। नहीं नहीं, आई मीन आई डोंट थिंक सो। आई मीन बेसिकली जो ट्रम्प गवर्नमेंट में अभी है, मैं उनको प्री प्लान प्री स्क्रिप्टेड नहीं मानता कोई। मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो नेचुरल बायस है, उनके जो नेचुरल व्यूज हैं, स्पेशली इनके जो हरमीत डिलन के, एंड सेकेंडली अगर क्रिश्चियंस के साथ क्रिश्चियन वहां पे इवेंजेलिकल्स को लगे कि इंडिया में क्रिश्चियंस के खिलाफ ज्यादा कुछ वो हो रहा है, तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि इस मुद्दे को लेकर के, और समथिंग लाइक दिस, इस तरह के मुद्दे को लेकर के ट्रंप के पास जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है डॉक्टर धीरज। खालिस्तान के मुद्दे को एक तरह से डेड इशू, लेकिन उस डेड इशू को जिंदा करने की कोशिश पिछले कुछ सालों से खासतौर पर हमने देखा कनाडा में, या फिर पन्नू अमेरिका में बैठकर बार बार धमकी देता है, भारत के टुकड़े करने की धमकी देता है, और वो शपथ ग्रहण में भी चला जाता है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे पन्नू की हत्या की साजिश करने का आरोप पिछले प्रशासन में भारत पर लगाया जा चुका है। दूसरा इशू, अभी जो टाइमिंग क्या है, अभी है वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर
अभी संसद में सेशन चल रहा है, वो बिल लाया जा सकता है और अभी आप देखेंगे कि पूरे देश में मुस्लिम संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। अब साहब अब जवाब में सौगाते मोदी ज़रूर यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से शुरू किया गया है कि मुसलमानों के साथ हैं हम। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा नहीं है। क्या एक ऐसी आप देखते हैं थ्योरी कि ये चीज़ें हो सकती हैं टाइमिंग को लेकर? देखिए, टाइमिंग मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है, लेकिन उससे पहले जैसे आपने पहले भी पॉइंट आउट किया, 16 कंट्रीज हैं जो पर्टिकुलर कंसर्न किए हैं, उसमें से 12 हैं जो स्पेशल लिस्ट पे हैं और 7 हैं जिनको पर्टिकुलरली वॉच किया जा रहा है। और पाकिस्तान एक्चुअली वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट है, जस्ट टू लेट यू नो। इंडिया भी है, लेकिन इंडिया के कंसर्न्स उतने सीवियर नहीं दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो आपने टाइमिंग की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइट नाउ आप देखिए अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। वो पूरा ट्रम्प 2.0 पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका के एजेंडा को आगे रख रहा है। और कहीं जगह अब आप सपोर्ट करें या ऑपोजिशन में जाएं, जहां पर भी जाएं, कई जगह इज ओवर क्रॉसिंग द लाइन। जहां पे ओवर क्रॉसिंग द लाइन है, वहां पे उनको निगोशिएशन टूल्स चाहिए, और निगोशिएशन टूल एक तरीके का इस टाइप की रिपोर्ट्स भी होती हैं। और जो उन्होंने मेंशन किया पहले, वो बिल्कुल सही बात है। जो मिस ढिल्लन है, उनके झुकाव उस तरीके से देखा गया है, और कई उनकी गैदरिंग्स के अंदर भी उनको रीइंस्टेट किया गया था। अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देखें कि यस वी आर, मतलब उसका पूरा जिस्ट उनको कर्व डाउन करके ये दिया गया कि वी आर वेरी प्रो इंडिया एंड वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स विद इंडिया। तो ऐसी कोई भी तलखी बीच में उसके अंदर रिलेशनशिप्स में रिफ्ट ना करे, तो उनको काम डाउन भी किया गया पहले उनके, आप अगर आप उनके स्पीचेस देखेंगे तो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है, भी एज ऑफ नाउ अभी टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक निगोशिएटिंग टूल आई होप ना यूज हो, लेकिन होने के चांस स्मॉल है। बट एट द सेम टाइम इंडिया के विदाउट यूएस को नेक्स्ट जनरेशन में लीप लेने के लिए, मैं जिस टेक्नोलॉजी में अटैच्ड हूं, मैं आपको डिफाइनिंग मोमेंट से बता सकता हूं कि पॉसिबल ही नहीं है भारत के बगैर AIML के अंदर जाना। इवन अब आपने नासा के आप इनपुट्स देख लीजिए, तकरीबन 32% इंडियन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और जो नेक्स्ट हायरिंग की उनकी फ्रेज है जो 4 साल में होगी, उसमें भी बहुत इंडियंस के एप्लीकेशंस हैं। मेरे कई मित्र हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अमेरिका में भारत और अमेरिका का अनब्रेकेबल बॉन्ड है। हेल्थ केयर जिसमें मैं हूं, वहां पे भी। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इस टाइम, भारत के साथ कैसे बेस्ट निगोसिएशन के साथ आगे बढ़ सके, इसी पे मुझे लगता है फोकस रहेगा। और ट्रंप के ठीक है। एजेंडा के अंदर पहले से ही मोदी जी के लिए एक स्पेशल, उनके लिए एक स्पेस है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और मुझे लगता है भारत को टैरिफ्स में भी कुछ रिलीफ मिलेगा, आप तो जल्दी इसका सुनेंगे मतलब इस ये बार। माना जाए कि दो सरकारों के बीच का ये मामला नहीं है, लेकिन चंद जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो आप डीप स्टेट कह लें या दीपक वोरा साहब की भाषा में ब्लैक स्टेट कह लें, वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की इमेज। अब मुझे तो दीपक वोरा साहब हंसी आती है, हंसी इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी हंसी आती है। वो कहते हैं भाई पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा खुश है। हाँ, बहुत खुश है। देखा नहीं किस तरह मुस्कुराते हैं सारा वक्त। तो इकोनॉमी खत्म हो गई है, इस पॉलिटिकल तरह के सिस्टम इस खत्म तरह हो के गया है। इंडेक्स जारी करने वाले, इस तरह की रिपोर्ट जारी करने वाले थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर एवे की कुछ नहीं फंड सर, आ गए और चलिए भाई आजकल भारत के खिलाफ कुछ भी कर देना है? नहीं सर, आजकल तो आप चटपटी को बोलो, क्या चटपटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ये IT वाले हैं हमारे जो मेहमान हैं, चटपटी नहीं, चैट चैट GPT, और वो हाँ। चटपटी को बोलो, वो जो मर्जी प्रोड्यूस कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो, जो मर्जी प्रोड्यूस कर देगी। PM साहब ने क्या बोला था सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ था पेरिस में, हम लोग सब थे, सुन रहे थे। क्या बोला था उन्होंने कि भारत के बिना AI का कोई मतलब नहीं है, मानवता का कोड अभी लिखा जा रहा है इस साल में, और भारत की अहम भूमिका है। और आपको पता है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि 10 लाख इंजीनियर आप पूरे एक साल में प्रोड्यूस करते हैं, अमेरिका और यूरोप मिलकर इतने नहीं करते, इसीलिए हम आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। सर, ये रिपोर्टें आती रहेंगी, ये 15 नाम दे दिए। इसका क्या मतलब है? यू कीप अ वॉच, क्या बाकी देशों पे वॉच नहीं रखोगे? 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, आपने वॉच हम पे रखा है तभी तो ये किया है, और अगली बार 4 देश और आ जाएंगे। अमेरिका की पॉलिसी फ्रॉम द बिगिनिंग ये रही है, दोस्ती करो लेकिन एक प्रेशर पॉइंट रहा, और ये बिल्कुल। प्रेशर पॉइंट है, पर इसका कोई प्रयोग नहीं करेगा, इसका कोई ट्रंप असर नहीं है इसलिए- और इसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कोई- सर। रविंद्र सचदेवा सर, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक वोरा साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धीरज कौल साहब बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।